हेलो दोस्तों। लास्ट 15 डेज में हमने जो है वो एग्रीकल्चर टॉपिक जो है कंप्लीट किया है जेपीएससी मेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो है दो डेमो बता रहा हूँ जो मैंने कंप्लीट किया है, और जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग फर्दर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है हमने एक ही सेक्शन कंप्लीट किया है, वो है आपका कृषि का, और अभी इंडस्ट्री जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमने जो है एग्रीकल्चर में 5 टॉपिक कंप्लीट किया है, और उसमें से 2 टॉपिक मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 6 जेपीएससी में मेंस में पूछा भी गया था कि जो कृषि विपणन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसकी क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ आप ये समझिए कि जो कृषि विपणन है यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये होता क्या है। तो जब हम क्रॉप को, ठीक है, यानी जो फसल को फार्म लैंड से मार्केट को जो ले आते हैं उसको कृषि विपणन बोलते हैं। पर इसमें बहुत सारा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है, जिसमें है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन है, क्रॉप का स्टोरेज है, और तब जो है बाइंग सेलिंग जो है उसका तो पार्ट है ही है। तो इसमें जो है क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं। जैसे अब सरकार जो है ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा था, और जो किसान है उनका शोषण हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार एपीएमसी मतलब एक्ट लेके आई पहले 2003 में। और फिर अलग अलग स्टेट्स को बोला गया मंडीज बनाने के लिए, जहाँ पे जो है किसान अपना जो है प्रोडक्ट बेच सके। स्टार्टिंग में तो कोई भी चीज़ इंडिया में ठीक चलता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने जो है जो मंडी चला रहे थे उसको बोलते हैं हथियास, उनके साथ मिल के जो है अपना एग्रीमेंट कर लिया, और फिर वही प्रोडक्ट अपना बेचने लगे, जिसके चलते जो है छोटे किसान दरकिनार हो गए। और किसानों को बढ़ावा देने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट लाया गया, जो कि 23 अलग अलग क्रॉप के लिए होता है। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि हरित क्रांति के चलते चावल और गेहूं पे ज़्यादा फोकस रहा, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आया तो था स्टार्टिंग में बढ़िया चीज़ के लिए कि जो हम, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 2 मेन क्रॉपिंग सीजन इंडिया में होता है, रबी और खरीफ का। तो रबी आपका हो गया गेहूं, खरीफ हो गया आपका चावल और उससे संबंधित चीज़ें। तो ये हमेशा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई के पहले अनाउंस किया जाता है किसानों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होने लगा कि बस वो आपका चावल गेहूं तक ही सीमित रह गया, और उसमें से भी आपका रिपोर्ट ये आया है कि उसका जो 90% बेनिफिट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो है फार्मर्स उनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोरेज का समस्या है। एफएओ का रिपोर्ट है कि 30 से 40% जो है, 30 से 40% जो मतलब आपका फूड ग्रेन्स है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो है कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है। ठीक है, तो कृषि विपणन का ये सब जो है, मतलब पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि कृषि विपणन है क्या, कैसे कैसे होता है, और तब जो है आपको बताना होगा क्या क्या चैलेंजेस है। मैंने आपको एक साथ ही यहाँ पे मतलब उसका कंपोनेंट और चैलेंजेस बता दिया। उसके बाद जो है सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। ठीक है, तो एक तो सरकार चूंकि अलग अलग स्टेट में इतना अलग अलग मंडी था, उससे काफ़ी जो है, और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो सरकार उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करी, सरकार जो है ई नैम का कंसेप्ट लाई। फिर एपीएमसी में जो मतलब डिफेक्ट्स था उसको ठीक करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट आपका 2017 में आया। ठीक है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन तो किया ही जा रहा है पूरे भारत का, और मतलब डिजिटल इंडिया के अंदर जितने भी आपके ग्राम पंचायत हैं उनको भी कनेक्टिविटी की जा रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड, रेलवे, एनर्जी, ये सब सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चलाया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि फसल तो चलिए बढ़िया हो गया, लेकिन रोड नहीं होने की वजह से, स्टोरेज नहीं होने की वजह से जो है फिर जो है प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रॉब्लम था उसको ठीक करने के लिए सरकार 2018-19 से जो है 1.5 टाइम्स जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनाउंस कर रही है। पीएम आशा ये भी प्रोक्यूरमेंट के लिए है, इसको किया गया है, एक तो टॉप्स में मतलब चल रहा है। फिर 2018 से सरकार को समझ में आ गया कि केवल हमको ऊपर से हम जो बदलाव करेंगे टॉप टू बॉटम तो काम नहीं चलेगा, जो इतने सारे रूरल हार्ट होते हैं उनको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी किया गया, ग्राम का कंसेप्ट आया। साथ ही साथ आप देखते ही हैं कि स्वयं सहायता ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका जो है कितना बेनिफिट हुआ है। तो सरकार अभी वही किसानों का कोऑपरेटिव बना रही है, और ये सरकार कोविड के समय पे ये डिसाइड की कि 10,000
फार्मर मतलब एफपीओ का जो है गठन किया जाएगा, और जो कि उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और माइक्रो फाइनेंसिंग भी अवेलेबल किया जाएगा, ताकि उनका बार्गेनिंग क्षमता बढ़े और अच्छे से, मतलब जैसे होता क्या है ना कि 86% जो है वो छोटे किसान हैं, ठीक है, 86% छोटे किसान हैं, तो उनका बार्गेनिंग पावर उतना नहीं रहता है। साथ ही साथ आपका देखिए कृषि विपणन में और एक समस्या है कि इवन दो पहले के मुकाबले क्रेडिट तो बढ़ा है, जो कृषि ऋण है वो पहले के मुकाबले बढ़ा है। जहां पहले सरकार की तरफ से मान के चलिए कि आज से 10 साल पहले 6-7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ के आसपास ऋण दिया जाता था, वो अभी बढ़ के 20 लाख करोड़ हो गया है। उसके बाद जो संस्थागत मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी है, उनका भी शेयर बढ़ा है। लेकिन छोटे किसान को जो है वो समस्या आ ही रही है, तो इसमें वित्तीय समावेशन भी मदद कर रहा है। तो एक टॉपिक तो हमने ये कवर किया, कृषि विपणन क्या क्या होता है, क्या चैलेंजेस हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और कैसे बढ़िया जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको वे फॉरवर्ड आगे की राह लिखना ही लिखना होगा। तो एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए कि जो सहकारी समिति है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक का हर जगह जो है पहुंच है, उसी तरह सहकारी समिति का भी है। तो सरकार क्या कर रही है कि उनको भी सशक्त कर रही है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन उनका हो रहा है। साथ ही साथ एफपीओ पे भी तो फोकस किया ही जा रहा है, और आपका जो है पोस्ट ऑफिस जितना है उसको सबको बैंक में बदला गया है, और प्लस जो है गवर्नमेंट रूरल हार्ट्स को भी मजबूत कर रही है। एक कड़ी रह गया था कि आप जानते हैं कि सहकारी समिति में क्या होता है कि 3 टियर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सहकारी समिति है। तो आपका जो शॉर्ट टर्म वाला है वो 3 टियर होता है, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो नीचे स्तर पे होता है, गांव के स्तर पे। उसके बाद आपका जिला स्तर पे होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद आपका स्टेट लेवल पे होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो सरकार ने जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिजिटल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को डिजिटल तो कर दिया था, लेकिन पैक्स को नहीं किया था। तो अभी फरवरी 2023 में अनाउंस किया गया है कि पैक्स जो कि गांव के स्तर पे है, और एकदम बोलते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए, क्योंकि करप्शन वहां पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जो 63,000 पैक्स हैं उनको जो है डिजिटलीकरण उनका किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि हर एक जिला को जो है वहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अपना क्रॉपिंग का तो है ही, मतलब जिसका जैसा वहाँ पे सुविधा है वो बनाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोऑपरेटिव सहकारिता मजबूत होगा ना, जब किसान मजबूत होंगे, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप जब चीज़ें स्ट्रांग होने लगती हैं, तो फिर तो मतलब सुधार आना ही आना होता है, ठीक है। तो एक तो हमने इसका बात किया, और एक टॉपिक आपको यहाँ पे बताते हैं, ये है आपका कृषि ऋण या ग्रामीण ऋण। मोटा मोटी जो है बस इंट्रोडक्शन चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम ही रहेंगी। तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो 86% जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनके पास 2 हेक्टर से कम की ज़मीन है। इसके चलते क्या होता है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, और उसके बाद उनका शोषण होता है, बहुत सारा चीज़ का बेनिफिट वो नहीं ले पाते हैं। उसमें भी ऐसे भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिसको लैंडलेस लिबरल बोलते हैं, लैंडलेस फार्मर बोलते हैं, उनका एक अलग ही समस्या है। तो जो कृषि ऋण है इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ये 3 टाइप का होता है, देखिए कौन कौन सा। जो छोटा ऋण होता है स्मॉल, वो आपको मतलब बीज खरीदने के लिए और मतलब रोज़मर्रा के लिए जो है वो काम जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको इस्तेमाल होता है। ये 15 मंथ तक दिया जाता है। मीडियम टर्म में हो गया कि आपको ट्रैक्टर वैसा कुछ चीज़ खरीदना है, तो वो 5 साल का होता है, और ज़मीन एक्सेट्रा के लिए लॉन्ग टर्म होता है, वो 15 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो 3 टाइप का जो होता है ये कृषि ऋण होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर स्रोत क्या है, तो स्रोत देखिए संस्थागत होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है स्रोत। तो जो संस्थागत हो गया इसमें कमर्शियल बैंक आता है, आरआरबी आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है, एनबीएफसी आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है, कमर्शियल बैंक का, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक, फिर आरआरबी, फिर एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी का और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसका तो बहुत कम शेयर होता है, 1-2% के आसपास। सबसे ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट आपका जो है 55% के आसपास जो शेयर कमर्शियल बैंक का रहता है, ठीक है। फिर होता है गैर संस्थागत, जिसमें बड़े जमींदार हो गए, रिश्तेदार हो गए, मनी लेंडर हो गए। तो देखिए 1981 में क्या था, 70% जो हिस्सेदारी थी, कृषि ऋण बोलिए या ग्रामीण ऋण, उसमें आपका 70% जो हिस्सेदारी था वो गैर संस्थागत का था, मतलब कि रिलेटिव, मनी लेंडर्स, बड़े जमींदार, साहूकार, ये सब का था, ठीक है। और 30% जो है
आपका इंस्टीट्यूशनल संस्थागत का था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बैंकों का रीच बढ़ता गया, उसके बाद लीड बैंक कंसेप्ट, रीजनल रूरल बैंक, ये सब जो है काफ़ी बढ़ते गए जब, तो अभी सिचुएशन क्या है कि 70% जो ऋण है, चाहे वो कृषि ऋण हो चाहे वो ग्रामीण ऋण, कौन देता है? वो देते हैं संस्थागत सोर्सेज, मतलब कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी। और जो 30% है वो कौन देता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब सरकार जो है इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम ली है? तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, 1969 में जो है ये कंसेप्ट लाया गया कि अगर बैंक जो है 100 करोड़ लोन देती है तो उसमें से 40 करोड़ जो है वो वीकर सेक्शन के लिए देना पड़ेगा, उसमें भी 18% जो है वो कृषि के चीज़ों के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट लेके आई। साथ ही साथ किसानों को जो है 7% के इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर। पहले तो केवल ये क्रॉप्स के लिए दिया जाता था, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे इसको जो है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। अब किसान जो है उसके अगर पहली बार अपना किस्त जो होता है जब वो लोन लिया है उसको वापस करता है तो फिर उसको और उसका इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा पहल रहा। उसके बाद सरकार जो है कृषि ऋण का जो अमाउंट है इंस्टीट्यूशनल का उसको बढ़ाई है। जैसे मैंने पहले बताया कि आज से 10 साल पहले जो है लगभग 7-8 लाख करोड़ के आसपास था, वो अभी 2023-24 में बढ़ के कितना हो गया है? 20 लाख करोड़ हो गया है। ये तो बहुत बढ़िया पहल है। उसके बाद वित्तीय समावेशन के लिए जितने भी पोस्ट ऑफिस बैंक हैं उनको जो है पोस्टल पेमेंट बैंक में कन्वर्ट किया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक आए हैं, उसके बाद बैंकिंग कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट आया है। तो सरकार जो है वित्तीय समावेशन के लिए जो काफ़ी सारा पहल ली है, ये काफ़ी जो है रूरल इंडिया को मजबूत किया है, किसानों को मजबूत किया है, तो ये सब बढ़िया हुआ है। लेकिन कुछ कुछ समस्याएं हैं। वो क्या हैं? जैसे आरबीआई की रिपोर्ट खुद अभी बोलती है कि भले जो है आपका 70% जो किसी ऋण है वो कौन देता है? संस्थागत, मतलब कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, लेकिन मात्र 40% छोटे किसान उसको अवेल कर पाते हैं, यानी 60% किसान अभी भी उसके दायरे से बाहर है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो भी स्कीम सरकार निकालती है, जैसे पीएम किसान ही निकाली जिसमें 6,000 जो है आपको जो है किसानों को देना है, फैसिलिटी देना है, तो उसमें क्या है कि वो उन्हीं किसानों के लिए है जो कि छोटे किसान हैं। पर उनका क्या जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, ठीक है। लोन वेवर भी जो होता है, सरकार जो लोन माफ़ करती है, ठीक है, वो भी, उसमें भी क्या होता है कि अब चूंकि 60% छोटे किसान तो लोन लिए ही नहीं है, तो उनको उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक है। और कृषि या जो इकोनॉमी होता है उसमें चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। आपको जैसे कृषि ऋण को ठीक करना है, कृषि विपणन को ठीक करना है, या कोई भी समस्या कृषि की है, तो आपको जो है ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आपको जो है ग्रामीण इंडिया को सशक्त करना पड़ेगा। वहाँ पे जो है एमएसएमई, मतलब सूक्ष्म मध्यम उद्योग जो है उसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को जो है, सूक्ष्म छोटे मध्यम उद्योग को जो है मजबूत करना होगा। साथ ही साथ वहाँ पे आधारभूत जो संरचना है, रोड, उसके बाद स्टोरेज, ये सब कैपेसिटी स्ट्रांग करना होगा। जो आपका एफपीओ है सहकारिता वाला, उसको मजबूत करना होगा। इनकम के जो साधन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि जो है पूरे 12 महीने नहीं होती है, तो आपको जो है स्किल ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके जो है वहाँ पे चालू करना होगा। जो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है और गांव के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना चल रहा है, वो सबको मजबूत करना होगा। क्योंकि देखिए जो मतलब हमारे राष्ट्रपति साहब कलाम साहब बोले थे ना कि जो पूरा का फैसिलिटी, मतलब गांव में अगर आप अर्बन फैसिलिटीज़ देंगे और जो ये अंतर है भारत का और इंडिया का जब दूर होगा ना, तभी भारत का जो है विकास होगा। हम लोगों ने देखा ही कि जब कोविड के समय पे जब शहरों में इतना ज़्यादा जो है डेथ हो रहा था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये ग्रामीण सेक्टर ही है, ये कृषि ही है जिसने जो है भारत को जो है सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। जब लोगों का जॉब छूट रहा था तो लोग वापस जब गांव में आए तो मनरेगा में काम मिला, खेती में उनको कुछ काम मिला। और जब 2020 में मैक्सिमम सेक्टर, चूंकि लॉकडाउन के चलते जो है उनका स्थिति खराब था, आपका सेकेंडरी, टर्शरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेवा क्षेत्र जो है खराब था, निगेटिव ग्रोथ चल रहा था, तो आपका जो है कृषि ही है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज किया, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको
रूरल इंडिया पे और विशेषकर जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कृषि है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये केवल फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करती है, बल्कि ये बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। साथ ही साथ ये जो दूसरे सेक्टर्स हैं, अब देखिए जैसे कृषि में जो है फर्टिलाइज़र, उसके बाद आपका ट्रैक्टर, ये सब जो चीज़ों की जो इस्तेमाल होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपका सेकेंडरी सेक्टर उसको भी बूस्ट करती है, जुटा हुआ है। और यहाँ पे जो है मतलब इसी वजह से जो है कृषि को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अब तो 2020-21 में अपना जो कृषि निर्यात है वो भी बढ़ के $50 बिलियन हो गया, और भारत जो है WTO के अनुसार 9th पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो कृषि का अपना ही अलग इम्पोर्टेंस है और इसको और सशक्त करने की ज़रूरत है। सरकार जो है मेन प्रॉब्लम को समझ गई है। अभी तक सरकार का क्या अप्रोच रहता था, टॉप टू बॉटम वाला, मतलब प्लानिंग कमीशन वाला। प्लानिंग कमीशन जो है, जो पंचवर्षीय योजना बनाता था, उसमें क्या दिक्कत था कि जो प्लानिंग होती थी वो टॉप टू बॉटम, नीचे वाले को उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, इसीलिए उसको 2015 में हटा के नीति आयोग लाया गया। तो सरकार भी जब अलग अलग पहल करके थक गई, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ई-नैम किया गया, बहुत अच्छा पहल है कि जितना भी मार्केट है, अलग अलग मंडी जो है उसको हमको एक करना है, पूरे स्टेट में एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब मार्केट जो इंटीग्रेटेड हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि जब 86% छोटे किसान हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है लेकिन उतना अवेयरनेस नहीं है। और प्लस इनम में क्या है कि ठीक है, एक हरियाणा का किसान जो है वो अपना सामान केरला में भी बेच सकता है, लेकिन यहाँ छोटे किसान तो यार 20-30 किलोमीटर अपना सामान नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वो कहाँ से दूसरे स्टेट में जाएंगे। तो सरकार को रियलाइज़ हुआ कि नो डाउट डिजिटलीकरण करने से और ये सब करने से बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन हमको जो नीचे स्तर है, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, पैक्स वाला चीज़ हो गया, एफपीओ हो गया, नीचे स्तर पे जब हम मजबूती नहीं लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो सरकार अब देख ही रहे हैं 2023 फरवरी 2023 में जो है जो पैक्स रह गया था उसका भी डिजिटलीकरण कर रही है। साथ ही साथ हर जिले में जो है मतलब आपका क्रॉपिंग, डेयरी और फिशिंग मिल के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है गठन किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन को और बढ़ाया जा रहा है कि कैसे जो है छोटे किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा मिले, है ना। इस पे अब वर्कआउट किया जा रहा है। गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो चुका है कि कदम तो हम उठाएं, लेकिन कदम जो है मैक्सिमम कहाँ तक बेनिफिट किया, जो बड़े बड़े किसान हैं वही उन्हीं को बेनिफिट हुआ, जो छोटे किसान हैं वो कहीं ना कहीं उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिस्कस किए। इसके अलावा हमने जो है हरित क्रांति पे बात की कि हरित क्रांति क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ा उसका, उसके साथ ही साथ इंद्रधनुष क्रांति क्या होता है, सदाबहार क्रांति क्या होता है, और फिर जो WTO का मुद्दा है, क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन 6 JPSC में ही पूछा था कि जो WTO है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और ऐसे भी जब हम कृषि पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको 360 डिग्री कवर करना बहुत ज़रूरी है यारो, तभी ना अलग अलग पहलू जो है वो समझ में आएगा। तो हमने टारगेट रखा था 1 हफ्ते का, लेकिन WTO में ही जो है 3 दिन लग गया। तो इसलिए जो 1 हफ्ते का टारगेट था उसमें लगभग लगभग 10-12 दिन लग गए, और कुछ दिन जो है 4-5 दिन फिर आंसर राइटिंग के लिए दिया गया। तो इस तरह हमने जो है एग्रीकल्चर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया, जिसमें आपका कृषि विपणन हो गया, कृषि ऋण हो गया, WTO एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद आपका जो है ये हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का पॉजिटिव क्या रहा, नेगेटिव क्या रहा, सदाबहार क्रांति क्या है, और उसके बाद जो है आपका इंद्रधनुष क्रांति क्या है, और लास्ट में 7 to 10 JPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कृषि सुधार क्या क्या किए गए हैं, ये सब को हम लोगों ने कवर किया। तो बहुत स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि सर आपका जो है क्लास में क्या क्या हुआ, ज़रा बताइए। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9102983362। और जो क्लास की टाइमिंग है इकोनॉमिक्स की, ये सुबह में 10:30 से 12:10 12:15 तक ऐसे मतलब चल रही है, और इस तरह हम लोग चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं 1 by 1। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी लगभग लगभग मान के चलिए कि और 70-75 दिन जो है वो ये इकोनॉमिक्स मेंस का बैच चलेगा। हमने इसमें 8 सेक्शन रखा है, जिसमें अभी एक ही सेक्शन कंप्लीट हुआ है, इंडस्ट्री अभी चल रहा है, अभी और सेक्शंस बाकी हैं, और सबको हमने कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 2-3 दिन बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। हाँ, जो थोड़ा छोटा टॉपिक है वो मतलब
कम दिन में होगा, बाकी सबके लिए तो 1 वीक मान के चलिए कि लगेगा ही लगेगा। ठीक है यारो, और फॉर्म के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि आपको बता ही दिए कि ये झारखंड है यार, ठीक है। यहाँ का मीडिया भी कहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो है मीडिया में ये था कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था तो मई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में और बाकी सब जगह ये न्यूज़ थी, लेकिन एग्ज़ाम हो गया आपका मार्च में ही। तो इसी वजह से हमेशा जो है पढ़ाई के मोड में रहना है, अगर आपको झारखंड में एग्ज़ाम निकालना है तब। बहुत अनसर्टेन जो है यहाँ पे चीज़ें चलती हैं।